बिहार भूमि सुधार सीलिंग एक्ट 1961 भाग 3। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। अगर आपने हमारी बिहार लैंड सीलिंग एक्ट की सीरीज़ के पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो अब आप अभी तक समझ गए होंगे कि कानून की नज़र में परिवार क्या है और ज़मीन की 5 श्रेणियों के हिसाब से अधिकतम सीलिंग जो है सीलिंग लिमिट कितनी होती है। लेकिन असली कानूनी जंग तो तब शुरू होती है जब सरकार यह तय कर लेती है कि आपके पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है और उसे एक्वायर कर लेती है और कहते हैं सरप्लस ज़मीन है। आज के इस पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि अतिरिक्त यानी सरप्लस ज़मीन का क्या होता है और सरकार इसे कैसे अधिग्रहित करती है, पर्चा कैसे कटता है और सबसे खास बात है कि हम बात करेंगे सीलिंग एक्ट के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने राष्ट्र अदालतों में सबसे ज़्यादा भूचाल मचाया। वह है धारा 45B। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर रहे, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसे देख लीजिए ताकि आपको बेसिक से लेकर के अभी तक पूरा का पूरा जानकारी मिले। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सरप्लस ज़मीन का अधिग्रहण और चयन का अधिकार क्या है, क्यों आखिर एक्वायर कर लिया जाता है। जब राजस्व अधिकारी जैसे कि कलेक्टर या DCR कैलकुलेशन के बाद यह पाते हैं कि किसी परिवार के पास तय सीमा से ज़्यादा ज़मीन है और तय सीमा क्या है वह मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया है, तो क्या वो सीधे बुलडोज़र लेकर पहुंच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कानून यहाँ भूधारी को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। कानून के तहत भूधारी यानी लैंड होल्डर को यह चुनने का अधिकार ऑप्शन 2 सेलेक्ट दिया जाता है कि वह अपनी सीलिंग लिमिट के अंदर कौन सी ज़मीन अपने पास रखना चाहता है और कौन सी अतिरिक्त ज़मीन सरकार को सौंपना चाहता है। यानी आप अपनी सबसे उपजाऊ या कीमती ज़मीन बचा सकते हैं। जब आप अपना विकल्प दे देते हैं तो उसके बाद बची हुई अधिशेष भूमि का अंतिम प्रकाशन यानी फाइनल पब्लिकेशन होता है और वह ज़मीन कानूनी रूप से राज्य सरकार के नाम दर्ज हो जाती है। साफ साफ आपने समझ गया कि आपके पास वो अधिकार है कि जो ज़मीन सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आपका है और वह सीलिंग लिमिट के अंतर है और वह ज़मीन आपने एक्वायर की है, तो वो एक्वायर करने के बाद वह ज़मीन यदि आप खुद रखना चाहते हैं, अपनी जोत में रखना चाहते हैं, आप उसका उपजाऊ करना चाहते हैं, तो वह ज़मीन आप अपनी पसंद से रखिए। लेकिन लिमिट से ज़्यादा यदि होती है तो वह सरप्लस जो है कौन लेगी? सरकार ले लेगी। तो इतना आपके पास ऑप्शन है, लेकिन फाइनल पब्लिकेशन से पहले वो आपको सरकार को बताना होगा। अब सरकार इस ज़मीन का करती क्या है, यह भी आपके मन में है कि सरकार तो आपकी ज़मीन ले ली जो एक्स्ट्रा था ज़मीन सरप्लस वाली। सरकार इस सरप्लस ज़मीन को भूमिहीन व्यक्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, समाज और अत्यंत पिछड़े और कमज़ोर वर्गों के बीच बांट देती है। इसी प्रक्रिया को हम आम भाषा में बोलते हैं पर्चा कटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्चा कहते हैं। जब आप में ही आपके ही समाज के लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पर्चा वाली भूमि है या तो जो भूमि पर मैं रह रहा हूँ वह पर्चा वाली है और पर्चा मेरे पास प्रूफ है, तो पर्चा उनके पास कहाँ से आई है? तो आपने ये समझ लिया कि सरप्लस वाली ज़मीन जो सरकार ने ली वही ज़मीन किसी को बांट दिया गया। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे खतरनाक और विवादित हिस्से पर। मान लीजिए किसी ज़मींदार का सीलिंग केस 1980 या 1990 में चला और बंद हो गया। केस की हुई, हो सकता है आपके घर के भी परिवार का ऐसे कोई हो, रिश्तेदार हो। कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि इनके पास कोई सरप्लस ज़मीन नहीं है। ज़मींदार खुश, केस खत्म। ऐसा हुआ होगा आपके पास भी। और आप जैसे 45B की यह धारा राज्य सरकार या अधिकृत कलेक्टर को यह साधारण शक्ति देती है कि वह सालों बंद हो चुके किसी भी सीलिंग केस को दोबारा खोल सके, रीओपन कर सके। अगर सरकार को भनक लग जाती है तो पुरानी कार्यवाही में कोई धोखाधड़ी, फ्रॉड हुई थी, तथ्यों को छुपाया गया था या कोई नई जानकारी सामने आई तो रिकॉर्ड मंगाकर केस फिर से शुरू किया जा सकता है। अब की कंडीशन भी दे दिया गया है। वो कंडीशन आप स्क्रीन पर देखिए कि वो कौन सा कंडीशन है कि आप 45B के अंतर्गत यदि रीओपनिंग कराते हैं, वो केस का रीओपन कराते हैं तो। लेकिन एक वकील होने के नाते मेरा यह बताना फ़र्ज है कि कोई भी अधिकारी बिना किसी ठोस कारण या मनमाने ढंग से केस को रीओपन नहीं कर सकता।
अदालतों के कई ऐतिहासिक फैसले और जो ये स्पष्ट करते हैं कि धारा 45B का इस्तेमाल सिर्फ तभी हो सकता है जब वो कंडीशन क्या है जो स्क्रीन पर है, कोई नया या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला हो, पुरानी कार्यवाही में भारी कानूनी त्रुटि हुई हो, तथ्य छुपाकर आदेश लिया गया हो, अगर बिना किसी ठोस आधार के आपका पुराना केस खोल दिया गया हो तो इसे सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बिहार भूमि सुधार सीलिंग अधिनियम 1961 की यह 3 भाग की सीरीज यहीं पूरा होती है और हमने जाना कि परिवारवाद क्या है, ज़मीन की श्रेणियाँ क्या है और धारा 45B कैसे काम करती है। एक बात हमेशा याद रखें, राजस्व मामले केवल कागज़ों का खेल नहीं होते, ये पीढ़ियों की कमाई बचाने के लिए लड़ाई होती है। इसलिए सही कानूनी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि एक वकील या लॉ के छात्र आम नागरिक के रूप में आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला वीडियो किसी कानूनी विषय पर चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं हूँ एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।